देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों, अपने तमाम चाहने वालों और अपने तमाम पैनलिस्ट का सादर नमस्कार करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। मैं आपको बता दूं, देश का डिबेट इकलौता डिबेट का शो है जो अपने घर से दर्शकों को जोड़ता है और बड़े बड़े पैनलिस्ट, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ उनके विचार विनिमय कराता है, विचार साझा कराता है। जो हमारे दर्शक बताते हैं उसी के आधार पर बहस की दशा और दिशा तय होती है। यही नहीं, किस विषय पर बहस करें ये भी दर्शक तय करते हैं। तो अपने हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शो है। आज हमने आपको 3 विषय दिए थे और दर्शकों ने किस विषय का चयन किया है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं, विषय कोरोना से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोरोना के अलग अलग एस्पेक्ट या अलग अलग पहलू क्या है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसीलिए हम आज बात करेंगे, जनसंख्या विस्फोट ने महामारी में कैसे मुसीबत बढ़ाई। क्या भारत के पास जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए? 86% लोग ये कह रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट ने महामारी में कैसे मुसीबत बढ़ाई, इस पर बहस करना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। हमारे यहाँ पर आंकड़ों के मुताबिक 2019 में हमारे जो नागरिक हैं उनके पास 125 करोड़ जो हैं वो आधार कार्ड हैं, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से 25 करोड़ लोग हमारे पास इलीगल रह रहे हैं। ऐसे में लगभग 150 करोड़ भारत की जनसंख्या होती है। ये एक रफ आंकड़ा है, ये मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये तय है कि 125 करोड़ आधार कार्ड हैं, यानी 125 करोड़ हमारे नागरिक हैं। कोई कहता है 131 करोड़, कोई कहता है 135 करोड़। नया सेंसस होने वाला है, लेकिन अभी तक के अनुमानों के हिसाब से हमारी जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है, यानी चीन से भी हम आगे निकल गए हैं। सवाल यह है, ऐसे में हम महामारी को कैसे रोकेंगे? अगर हम 2 करोड़ घर बनाते हैं जैसा प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया है 2022 तक, तो 10 करोड़ बेघर लोग और पैदा हो जाते हैं। हर मिनट हमारे यहाँ पर 50 बच्चे पैदा होते हैं। हर घंटे में हमारे यहाँ 3000 बच्चे पैदा होते हैं। एक दिन में हमारे यहाँ 72,000 बच्चे पैदा होते हैं और हर साल हमारे यहाँ 2 करोड़ 62 लाख 80 हजार बच्चे पैदा होते हैं। मैं बचपन में पढ़ा करता था कि हम हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। ऐसे में एक अनार 100 बीमार वाली हालत होगी। रोजगार 100 लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन 1000 लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। घर 100 लोगों को दिलवाया जाएगा, लेकिन 1000 लोग और बेघर हो जाएंगे। खाना 100 लोगों के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन 1000 लोग को फिर भी भूखा सोना पड़ेगा। और महामारी में हम देख रहे हैं वैक्सीन का संकट, वैक्सीनेशन का संकट, गलत नीतियां, और यहां तक कि वैक्सीनेशन को लेकर चारों तरफ मचा कंफ्यूजन और लोगों के मन के अंदर भ्रम की स्थिति, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में सवाल हम ये उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या का ख्याल हम कैसे रख पाएंगे? ऐसे में देश के पास एक परिवार नियोजन का कानून क्यों नहीं है? इस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री को 8 मई को हेल्थ मिनिस्ट्री को इस पिटीशन में पार्टी बनाया गया है और अब 5 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी कि भारत में एक जनसंख्या नीति बने या नहीं। कोरोना के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग और लगातार इस जंग के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ता देश। इस बीच जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और देश की सरकार से एक प्रभावी कानून बनाए जाने की मांग की है, वरना देश को ऐसी महामारी से निपटने में ज्यादा संघर्ष करना होगा। भारत की जनसंख्या 125 करोड़ नहीं बल्कि 150 करोड़ है। 125 करोड़ आधार तो 2019 में ही बन गया था और पर डे 70,000 बच्चे पैदा हो रहे, साल के 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे और 100% आधार भी नहीं बना हुआ है। 80% लोगों के पास आधार है, 20% लोगों के पास आज भी आधार नहीं है। छोटे बच्चों का आधार नहीं बना हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी 121 करोड़ हो गई और 2025 तक एक अनुमान के अनुसार 150 करोड़ हो जाएगी। 8 मई को हुई सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 5 जुलाई को होनी है, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर परिवार नियोजन कार्यक्रम को ऐच्छिक आधार पर बताया है। साथ ही छोटे परिवार के फायदे गिनाए हैं। हाल ही में चीन ने अपनी जनगणना के ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें उसकी जनसंख्या बढ़ने की दर 0 के करीब है, जबकि भारत की आबादी 2027 में चीन से आगे निकलने का अनुमान है, जो बेहद चिंता की बात है। पर फिर भी क्यों कमी आई? देखिए, उसका मेन कारण है जनसंख्या। जो जनसंख्या विस्फोट हमारी कंट्री में है, 150 करोड़ हम हैं,
150 करोड़ लोगों के अगर हम देखा जाए तो जो हमारी पहली 10 कंट्रीज हैं उन सब की जनसंख्या मिला दें, जिसमें कि अमेरिका, यूरोप, इजराइल, चाइना को छोड़ दें, बाकी सब कंट्रीज शामिल हैं, तो उनकी अकेली जनसंख्या मिला के 131 करोड़ के करीब होती है और हमारी सबकी जनसंख्या जो है वो करीब 150 करोड़ होती है। साफ है, महामारी, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बढ़ते अपराध पर लगाम लगाना है तो अब जनसंख्या वृद्धि में भी लगाम लगाना होगा। देश की बहस में चर्चा है कि अब जनसंख्या विस्फोट को रोकने से बचाने का समय आ गया है। तो बहुत चिंता का विषय है। और चिंता का विषय क्या है? भारत की जनगणना कितनी है? भारत की जनगणना अगर रफ अनुमानों को मिला दिया जाए, 125 करोड़ आधार कार्डों को जोड़ा जाए, इलीगल रह रहे लोगों को जोड़ा जाए, बच्चों को जोड़ा जाए, तो लगभग 150 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। मैं रफ अनुमान बता रहा हूं। 2011 का हमारा आंकड़ा कहता है कि हम 121 करोड़ लोग हैं और उसके अलावा 2 करोड़ 62 लाख लोग हम हर साल पैदा करते हैं। तो 10 साल में कितने हुए आप बहुत अच्छी तरह जोड़ सकते हैं। सवाल यहां पर कई सारे खड़े होते हैं और इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल जनसंख्या नीति से ही जुड़ा हुआ है। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा देते हैं आज का सवाल क्या है। आज हमने आपसे सवाल पूछा है जिसका हाँ या ना में आपको जवाब देना है। वोटिंग का तरीका आपको पता है। हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है, क्या अब इस कानून की जरूरत है? क्योंकि ऐसे में एक अनार 100 बीमार वाली हालत होगी। हम कितना भी रोजगार मुहैया करा लें, हम कितना भी खाना मुहैया करा लें, हम कितने भी घर मुहैया करा लें, लेकिन कुछ बेघर, कुछ भूखे और कुछ बेरोजगार पैदा होते ही जाएंगे। क्या देश में एक प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? हाँ और नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और उससे पहले आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे चलता हूं, मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी शामिल है। पैनल के अंदर मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी शामिल हैं जो कि एक याचिका करता है और उनकी ही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मेरे साथ इस्लामिक पॉलिटिकल एनालिस्ट और इस्लामिक चिंतक इफ्रा जान जी जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ थोड़ी ही देर में लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ेंगे। विवेक आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले पॉपुलेशन पर पॉलिसी चाइना ने बनाई और उसके बाद वो सुपर पावर बना। विवेक श्रीवास्तव चाइना की पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं, आज उनसे दो टूक सवाल होगा। लेकिन शुरुआत अश्विनी जी मैं आपसे करना चाहूंगा। भारत सरकार ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण ऐच्छिक होना चाहिए, यानी आदमी की इच्छा पर, परिवार की इच्छा पर यह हलफनामा दिया है। क्या आपको हलफनामे में फंडामेंटल गलती नजर आती है और अब इस महामारी के बाद इस कानून को बनाने का स्कोप कितना बढ़ गया है? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये जो बहस आप कर रहे हैं ये मुझे लगता है भारत की सबसे बड़ी बहस, ये सबसे बड़ा मुद्दा है भारत का और 50% समस्याओं का मूल कारण भी यही है जनसंख्या। जहां तक मुझे लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब आया है वो किसी नौकरशाह ने वहां कर दिया है, वो वहां पे ऊपर से परमिशन नहीं ली गई है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री खुद कह चुके थे कि जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है। इसके बावजूद अगर कोई एक नौकरशाह, कोई एक बाबू आके ऐसा जवाब दे रहा है तो मुझे लगता है शायद ऊपर से बिना परमिशन लिए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल कर दिया। दूसरी बात, चाइना ने सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण नीति नहीं लागू किया दीपक जी। सबसे पहले मानव इतिहास में जनसंख्या नियंत्रण नीति भगवान राम ने लागू किया था। वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है, रामचरितमानस में इसका जिक्र है। दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और समाज को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब ने हम दो हमारे दो नीति का पालन किया। भगवान राम के पहले तक बहुविवाह था, राजा दशरथ ने खुद 3 विवाह किया था, लेकिन जनता को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने एक एक विवाह किया और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के 2-2 बच्चे थे। ये केवल क्लियर मैसेज देना था। अब मैं आता हूं विषय पे। हमारे पास जनसंख्या जो जमीन है दीपक जी वो दुनिया की मात्र 2% है। हमारे पास जो पीने लायक पानी है वो दुनिया का मात्र 4% थे, कौरव 100। एक बार पांडव 5 थे, कौरव 100। ये भी थोड़ा कोड कर दीजिए अगर शास्त्रों पे ही आए हैं तो।
फिर भी 5 पांडवों ने कौरव को हरा दिया था। विवेक श्रीवास्तव जी चुप हो जाइए, उनको आर्गुमेंट कंक्लूड करने दीजिए। बार बार आपका फेडेड आउट करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता। अश्विनी जी कंक्लूड करिए। हम आज के काल की बात कर रहे हैं, रामायण काल की नहीं। चलिए संदर्भ में आ जाते हैं। अरे भैया, ये रामायण का आपको लॉजिकल लग रहा है दीपक चौरसिया जी? आप बहुत बड़े, मैंने उनको बता दिया ना, संदर्भ में आ जाते हैं। आज की बात करते हैं। चाइना ने सबसे पहले कानून बनाया था। अश्विनी जी यहाँ से आगे बढ़िए। एक साइंटिफिक डिस्कशन में ये राम को ला करके पॉपुलेशन डिस्कस कर रहे हैं और दीपक चौरसिया बैठ करके यहाँ पे उसे लॉजिकल बोल रहे हैं। बदतमीज आदमी है ये कौन बदतमीज आदमी है? कहाँ बदतमीज नहीं है, यू आर टॉकिंग अरे नॉनसेंस। वो जो कहना चाहे कहे ना। आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप जवाब दे दीजिएगा। बोलिए अश्विनी उपाध्याय जी, सिर्फ अश्विनी उपाध्याय जी को ऑडियो। हाँ दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा दवा हमारे पास है कोरोना की। सबसे ज्यादा दुनिया में आईसीयू के बेड हमारे पास है। सबसे ज्यादा एम्बुलेंस हमारे पास, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल हमारे पास, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास। इसके बावजूद हाहाकार मचा हुआ है, इसके बावजूद मारामारी है। और बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है उसकी कालाबाजारी शुरू होती है। अगर डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो कालाबाजारी होगी, मुनाफाखोरी होगी, जमाखोरी होगी। इस समय सब दुनिया में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, लेकिन चूंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से हम संभाल नहीं पा रहे। ये जो चीन के समर्थक बैठे हुए, इनको बता दूं, चीन की जनसंख्या 141 करोड़ है। और 141 करोड़ का मतलब 141 करोड़, क्योंकि चीन के 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि सिस्टम में उसका डाटा एंट्री हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ नहीं, एक उसका यूनिक नंबर जनरेट हो जाता है। तो अगर चीन में शाम को वो जितनी जनसंख्या बताते हैं उतनी होती है, हमारे देश में तो वास्तव में 20% बच्चे अभी भी घर में पैदा होते हैं। मुश्किल से 80% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। मुश्किल से 80% बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनता है, बाकियों का जन्म प्रमाण पत्र बनता ही नहीं, ऐसे स्कूल चले जाते हैं। तो हमारे ठीक है, मैं आगे आऊंगा अश्विनी जी आपके पास। ठीक है, मैं चलिए विवेक श्रीवास्तव से ही जवाब लेता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, चाइना ने जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया और आज सुपर पावर बनने की हालात में है, आज उसने अपना इकोनॉमिकल टर्नओवर भारत पूरा कर दिया है। आज उसके हाथ में पॉलिसी कंट्रोल में है, तो भारत को भी वैसा बनाना चाहिए। इसके समर्थन में तो सबसे पहले आप जैसे चीन से प्यार रखने वाले लोगों को आना चाहिए। नहीं, हम चीन से नहीं, प्यार तो भारत से करते हैं। दो बातें बोलूंगा, चीन पे फिर आऊंगा। पहले अश्विनी उपाध्याय जी के थोड़े क्लैरिफिकेशन मैं बता दूं आपको। ये पता नहीं क्यों राम पे चले गए थे, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आई। लेकिन एनीवे, दूसरी बात यह है, इस देश के अंदर आप सुनिए सर, अब आप सुन लीजिए, अब आप काउंटर सुनिए जरा और सुनने की हिम्मत रखिए। राम के कोई खिलाफ नहीं है, राम के नाम के मिसयूज के हम लोग खिलाफ है जो आप करते हैं। भगवान राम बोलो, वो राम नहीं है, भगवान राम है। आपसे भैया हमें सीखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ बैठ करके धार्मिक, ठीक है अश्विनी जी मुद्दे पर आते हैं प्लीज। अश्विनी जी मुद्दे पर आते हैं। इनके लिए धर्म अफीम के समान है, छोड़ दीजिए इनको, खाने दीजिए अफीम, इनको खाने दीजिए अफीम। चाइना का जवाब दीजिए, क्या भारत के पास जनसंख्या नियंत्रण कानून चाइना की तरह नहीं होना चाहिए? अब आप मुझसे जवाब मत लीजिए, मुझे बोलने दीजिए जैसे अश्विनी उपाध्याय को बोलने दिया था। और फेयर रहिए जरा, सुनिए पहले मेरी बात को। अगर ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर ऑक्सीजन भी है और दवाइयां भी हैं और वैक्सीन्स भी हैं, अगर सब कुछ है तो कमी क्यों आई? कोरोना के क्राइसिस की वजह से। आबादी पे मत डालिए, सरकार के फेलियर्स हैं। वैक्सीन आपने विदेशों में बांटी, ऑक्सीजन आपने एक्सपोर्ट किया, कमीशन। क्या आबादी हमारी नहीं है? क्या हमारी आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक नहीं है? दीपक चौरसिया जी, डोंट बैट फॉर द काउंट। जवाब दीजिए ना इस बात का। मैं बता रहा हूं आपको, आबादी जरूर है, लेकिन अगर आबादी जरूर, सर मैं समाज के लिए बैठ कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम 10 लोगों को खाना देंगे, 100 लोग भूखे पैदा होंगे, तो क्या करेंगे आगे इस देश का? क्या होगा इस देश का, बताइए ना। सुनिए, अगर आप समाज के लिए बहस कर रहे हैं तो पूछे प्रधानमंत्री से, आबादी ज्यादा थी तो ऑक्सीजन बाहर क्यों भेजा? पूछे प्रधानमंत्री से, अगर आबादी ज्यादा थी तो वैक्सीन विदेशों में क्यों बांटा? ये चीज हमारे बताओ, देश में आज वैक्सीन की कमी है। चीन का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे विवेक श्रीवास्तव। मुझे पता है इस सवाल से आप बचेंगे। मुझे बताइए, हम जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं, क्या भारत में चीन की तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए, दो टूक जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। मैं चाइना पे बोलूंगा, मैं चाइना पे बोलूंगा। अब आप सुनिए उसको, आप असल में जनसंतरण नहीं, हाँ या नहीं बोलिए ना। सवाल दो टूक के जवाब भी दो टूक होना चाहिए। ये दोगली बातें मत करिए। देता हूं, कम्युनिस्ट हूं,
इनकी तरह मैं नहीं हूं डिप्लोमेट, आरएसएस वालों की तरह मैं दो टूक जवाब भी देता हूं, लेकिन आपकी बहस जनसंख्या पे नहीं है सर। आपकी बहस है, आप कोरोना के फेलियर को जनसंख्या पे डाल के नरेंद्र मोदी को बचाना चाहते हैं। चौरसिया जी डिबेट आप इसमें कर रहे हैं। ये बताओ चीन की चाइना पे सर मैं किसी को बचाना नहीं चाहता हूँ, जो जैसा करता है दुनिया में वो वैसा भरता है। विवेक श्रीवास्तव जी जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, मुझे इस बात पे कोई संदेह नहीं, मुझे इस बात पे कोई संदेह नहीं। आप बताइए चाइना की तरह जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन क्यों एडमिट कर ली? अब आप सुन लीजिए, अगर आप चाइना की तरह जनसंख्या कानून को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ जनसंख्या कानून के बजाय आपको कुछ अन्य चीजें भी इस देश के अंदर मुहैया करानी पड़ेगी। लर्न टू सी द थिंग्स इन टोटलिटी नॉट सेलेक्टिवली। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, खाना, दवाइयां, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जिस तरीके से एक सिंगल पार्टी रूल में कम्युनिस्ट सोसाइटी में समाजवादी नियंत्रण के अंदर दिया जाता है, वो भी आपको साथ में गोली मारना, आज सार्वजनिक तौर पर अपने नागरिकों को गोली मार देना, ये भी सीख जाए क्या? जनसंख्या कम करने के लिए चीन की तरह सार्वजनिक तौर पर अपने लोगों को गोली मारना भी सीख जाए आप? नहीं, लेट इट बी एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। दूसरी बात, आज चाइना कहता है कि मैं एक बूढ़ा देश हूं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन नियंत्रण की वजह से यंगस्टर्स की चाइना के अंदर यंग मैन पावर की एक बहुत बड़ी कमी भी है, ये भी आपको बता रहा हूं। जबकि इंडिया, हमारी जनसंख्या बढ़ी, हमें कंट्रोल करना चाहिए, एक ड्राफ्ट लाए सरकार, सारी पार्टियों को बिठाए बैठे, लेकिन भारत को एक युवा देश माना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, कई एस्पेक्ट की चीजों को देखा जाता है। आप पूरी तरीके से इस देश के अंदर, मैं अश्विनी जी आऊंगा आपके पास, मुझे प्रेम शुक्ला के पास जाना है। आप जवाब नहीं दे रहे, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे। प्रेम शुक्ला जी क्यों ये हाँ ना में जवाब नहीं दे रहे, जबकि इस कानून को आंख बीच के किसी से भी पूछ लीजिए, सख्त जरूरत है इस देश को। आप प्रेम शुक्ला, आप विवेक श्रीवास्तव को ऑडियो नहीं, सिर्फ प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे। 3.5 मिनट का वक्त दिया मैंने आपको। दीपक जी, मुझे लगता है शांतिपूर्ण बहस पे करें तो बेहतर एक निष्कर्ष पर निकलेंगे। कलाफाड़ प्रतियोगिता से कुछ हासिल नहीं होगा सर। ग्रेट इंडिया भी एक कम्युनिस्ट कंट्री और विवेक श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। नहीं, चीन के सारे आदर्श इनको ग्रहण करने हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के आदर्श की बात होते ही इनको मिर्च लग जाती है। मिर्च क्यों लग जाती है? उसका कारण है क्योंकि इस देश में जनसंख्या को धर्म के साथ जोड़कर एक धर्म विशेष के लोगों ने एक धार्मिक जनसंख्यात्मक जिहाद छेड़ रखा है और वो इनका वोट बैंक है। इनके वोट बैंक को आप अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कह देंगे, उनके अनुशासन के लिए कह देंगे, तो इनको बहुत पीड़ा होगी। उस पीड़ा का प्रदर्शन कर रही है साहब। अगर आपके देश में संसाधनों की सीमा है तो संसाधनों के अनुकूल ही आपके यहाँ जनसंख्या होनी चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण करने में हम तो हमारे दो की तो बात स्वीकार रहे ना, उससे तो आप स्टेबल जनसंख्या रहेंगे ना। बूढ़ों की संख्या और जवानों की संख्या घटेगी नहीं, एक आप जो है प्रॉपर साइकिल में जाएंगे। चीन में इसलिए बूढ़े बढ़ गए क्योंकि चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, एक संतान की नीति लाई थी। हम दो हमारे दो को, और जो 50-50 शादियां करके, 20-20 शादियां करके, 10-10 शादियां करके, 4-4 शादियां करके एक धर्म विशेष के लोग लगातार जनसंख्या को वृद्ध करने का दुष्कर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो फर्क जाने का डर लगता है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ पर दोगलापन करने के अलावा उनके पास विकल्प क्या शेष बचता है? तो आपने जैसे दीपक जी ने कहा, इनकी बातें दोगली है, इनकी नीतियां दोगली है, इनका व्यवहार दोगला है। क्यों दोगला है? ये सब शब्दों के प्रयोग से कुछ होने वाला नहीं है। अरे तो आप लॉजिकल बात करिए सर, आप दोगले हैं। आप सर लॉजिकल बात करिए, आप ड्राफ्ट लाइए, आप बिल लाएंगे वो सिलेक्टिव होगा, आपका बिल धर्म विशेष के खिलाफ हो जाएगा जैसा आप कह रहे हैं। ले आएंगे। और आपका ये जो मजहबी जिहाद ड्राफ्ट लाइए, अपोजिशन पार्टी से डिस्कस करिए, उनके क्लॉजेस को फिर बात होगी। अरे भाई, पहले जो बीमारी है वो कंट्रोल कर लो। तुम जिस काबिल हो मैं जानता हूँ, वो भी और तुम्हारा प्रधानमंत्री जिस काबिल है मैं भी जानता हूँ। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, दूसरे लोग भी पैनल पर हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इफ्रा जान के पास जाना है। प्रेम शुक्ला जी, आपकी इसी बात को मैं इफ्रा जान के पास ले जाता हूं। इफ्रा, कॉमन सिविल कोड के आप लोग खिलाफ, जनसंख्या नियंत्रण कानून के आप लोग खिलाफ। सवाल यह है कि अगर देश आपका है और आप इस देश के संविधान की कसम खाते हैं
तो आपको तो मानना चाहिए कि कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून दोनों आ जाए। और चूंकि आज मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात कर रहा हूं, तो आपके मौलवी लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? आपका समाज इसका विरोध क्यों करता है? आपके लोग जी, अब आप सुन लीजिए प्लीज, मुझे बीच में नहीं टोकेगा। करीबन 50 मिनट बाद में, 30 मिनट बाद में डिबेट पे आई हूँ। पहली बात, जब यही पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, एक दिन में पैदा नहीं हुई है। अगर भाजपा की सरकार हमारे देश की जनसंख्या जैसे सरकार देश को नहीं चला सकती है तो वो रिजाइन कर सकते हैं। वो नेपाल में इलेक्शन लड़ ले, श्रीलंका में इलेक्शन लड़ ले, जहां की जनसंख्या उनसे संभल सकती है। अगर इन लोगों से हमारे देश की जनसंख्या नहीं संभल सकती है 7 साल बाद भी, देखो ये जिहादियों की नेत्री जो है, जिहादियों को भारत देने का सपना देख रही है। देखो किस तरह से कुटिलता इसकी प्रकट हुई, इस महिला की कुटिलता किस तरह से प्रकट हुई आपने देखा? इनके दिल की बात आ गई। किसको दे देंगे? लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हम जीते तो जिहादियों को दे देंगे। जिहादियों को लगातार जुतम्मड़ करेंगे, ठीक करेंगे जिहादियों। ऐसे डिबेट नहीं होगी, लगातार जुतम्मड़ करेंगे जिहादियों। हम प्रिपेयर करके आते हैं 50 मिनट। बकवास बात करने बैठी है बालिका। लेकिन इफ्राज जी, आप सवाल के जवाब दीजिए ना। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं? प्रेम शुक्ला जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, 2 टूक जवाब दीजिए। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं, इसका जवाब दे दीजिए। या तो आप लोग मुझे इनका मियां पर इतना शौक है कि इसको जवाब नहीं देंगी। आप बोल दीजिए कि आपको सिर्फ बीजेपी वालों को बुलाना है डिबेट पे। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। इनको मैंने अरे जिहादियों को जो है आईना दिखाना भी हमारा दायित्व है। ये जो जिहादियों के दलाल हैं, इन दलालों इफ्राज जी, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, इफ्राज जी को जवाब देने दीजिए। इफ्राज जी जवाब दीजिए, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, हाँ या नहीं? सिंपल जवाब दे दीजिए, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? आप पहले सुन लीजिए दीपक चौरसिया, बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। उन राज्यों के लिए आना चाहिए जहां महिलाएं जो है 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। वो 4 या 5 राज्य आते हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, यूपी और बिहार और वेस्ट बंगाल आता है। इन राज्यों में जहां एक महिला के 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने, भाजपा की सरकार ने सर्वे लाया है, उन राज्यों में लाइए। हमारे राज्य में, जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी का डेटा है कि हमारे राज्य में एक महिला जो है वो 2 बच्चे पैदा कर रही है अपनी पूरी जिंदगी में। हमारे राज्य में आप क्यों लाएंगे इस डिबेट को? हमारे राज्य केरला में आप देखिए, कर्नाटका में देखिए, वहाँ की महिलाओं के 2 से ज्यादा बच्चे। सर, देश एक यूनिवर्सल पॉलिसी बननी चाहिए। मतलब आप मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, और पश्चिम बंगाल में ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? स्टेट में, उत्तर प्रदेश में किसकी है, मध्य प्रदेश में किसकी दीपक जी, पहली बात तो ये किसकी है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी जवाब दे रहे हैं। इफ्राज जी आपने 3.5 मिनट लिया। अश्विनी उपाध्याय जी, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। दीपक जी, पहली बात तो सबसे बड़ा ये झूठ है कि केरल में सब लोग हम दो हमारे दो कर रहे हैं। केरल के मल्लापुरम में चले जाइए, केरल के और जिलों में चले जाइए। अश्विनी उपाध्याय जी पहले थोड़ा पढ़ के राशन कार्ड में मैंने वहाँ के राशन कार्ड आए हैं जिसमें 15 लोग हैं। राशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है। अब इफ्राज जी आप बीच में बोल रही हैं, अब आप बीच में बोल रही हैं। ऐसे लोग हैं अपने डेटा को केरल में ऐसे वोटर लिस्ट है, केरल में ऐसे राशन कार्ड है जिसमें 13 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं। ऐसा केरल में भी है। दूसरी बात, अगर दीपक जी एक बार सुन लीजिए प्लीज। अरे सुन तो लीजिए, इफ्राजान सुनिए प्लीज, वही बार रिपीट करें, सुनिए। दीपक जी, मेरा ये कहना है, अगर सब लोग हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं, अगर सब लोग हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं, तो कितना भी कठोर कानून आए, करने की कोई बात नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो सीधे जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन नहीं करेंगे, इसका मतलब वो दाएं बाएं घुमा रहे, इसका मतलब जनसंख्या विस्फोट के समर्थक है। अगर जनसंख्या दाएं बाएं घुमा रही है, बिल्कुल सही, दाएं बाएं घुमा रही है। और इसीलिए मैं एक दर्शक के पास जाता हूं। अब इफ्राज जी आप गलत कर रही है, आप सबके बीच में बोल रही हैं। आपके वक्त मैंने प्रेम शुक्ला जी को रोका था, आप सबके बीच में मत बोलिए वरना आपका भी ऑडियो डाउन होगा। मैं सीधे चलता हूं राहुल भार्गव के पास। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं जबलपुर से। राहुल,
क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? देखिए, वर्तमान समय में काफी अधिक आवश्यकता है और ये भी सच है कि जनसंख्या अभी 1-2 साल के अंदर तो बढ़ नहीं गई है। हम लोगों को इस पे सीरियसली विचार करना चाहिए सरकारों को कि कैसे एक सख्त कानून लाया जाए जिससे कि भारत में जनसंख्या का नियंत्रण हो सके। हमारी स्थिति ऐसी है जैसे कि अगर एक 2 कमरे के फ्लैट में अगर 4 लोगों का परिवार रहता हो, उसमें अगर 20 लोगों को रख दिया जाए तो रिसोर्सेज की कमी तो होना ही है। तो वही स्थिति हमारे यहाँ पर भी है। आज रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन उसको आम आदमी तक पहुंचाने की जो कोशिश सरकार की तरफ से होनी चाहिए उसमें काफी कमी दिखाई दे रही है। इसीलिए ये महामारी जो इतने गंभीर तरीके से हमारे देश में फैल गई है और आम जनता को एक बड़ा दुखद समय देखना पड़ रहा है, इसमें सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, इफ्रा जान कंडीशनल बात क्यों कर रही है? यहां पर लागू कर दीजिए, यहां पर मत कीजिए, यहां पर 2 बच्चे का कानून हो, यहां पर नहीं हो। क्या असल मुद्दे से भटकाने की ये कोशिश है इफ्रा जान की? नहीं, दरअसल क्या है, एक मजहब विशेष के लोग आबादी जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में, चाहे संजय गांधी ने बात की हो, चाहे आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इस तरह का विमर्श प्रारंभ हुआ हो, जब ये बात होती है तो एक मजहब विशेष के लोगों को कोई पीड़ा क्यों होती है? अन्य लोगों को कोई पारसी क्यों नहीं कहता कि हम दो हमारे 2 का विरोध है? कोई ईसाई क्यों नहीं कहता हम दो हमारे 2 का विरोध है? कोई सिख क्यों नहीं कहता हमको हम दो हमारे 2 का विरोध है? कारण इसका है कि कुछ लोग ये क्यों बीच में रैंक रही है, रैंकने से कुछ हासिल नहीं। इफ्रा को ऑडियो डाउन करें। इफ्रा ये गलत है, इफ्रा ये गलत है, मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। अरे आप दोनों एक साथ बोलेंगे, आपकी आवाज ही जनता तक नहीं पहुंचती है। बहस का मतलब क्या है? सीधे प्रेम शुक्ला जी की आवाज। देखिए दीपक जी, संसाधनों की सम्यक सुलभता के लिए आपको जनसंख्या के बारे में अनुशासन करना ही पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा और जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में राष्ट्रीय कानून लाना पड़ेगा। केरल के संदर्भ में जो लोगों ने एक परसेप्शन क्रिएट किया है कि वहां मजहब विशेष के लोग अधिक बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, गलत है। मैं सैकड़ों ऐसे परिवारों का परिवार रजिस्टर आपको विविध दस्तावेजों के माध्यम से उपलब्ध करा सकता हूं, जिसे 5 बच्चे, 7 बच्चे, 15 तक बच्चे जो है एक स्त्री पुरुष के, एक दंपति के हैं। तो ये अगर आपको लाना है तो पूरे देश के लिए लाना होगा। कुछ राज्यों में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून आए हैं, जैसे आप कई सारे राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव 2 से अधिक संतानों के व्यक्ति को स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कई जगह पर सरकारी जो योजनाओं के लाभ है वो 2 से अधिक बच्चे वालों को नहीं प्राप्त होते हैं। लेकिन इन सब से भी अब काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एक सम्यक और सख्त कानून राष्ट्रीय स्तर पर लाए जाने की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अश्विनी उपाध्याय जी से 100% सहमत हूँ। दीपक जी, मैं 2 मिनट दीपक जी, ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ यहाँ से विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, कई जगह ये कानून बना कि जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे वो स्थानीय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपने खुद ने उसका समर्थन किया। देखिए, कुछ चीजें संभव होती है और कुछ चीजें असंभव होती है। भारत दुनिया में भारत कभी कम्युनिस्ट कंट्री नहीं बन सकता, ये असंभव बात है। तो इसका सपना देखना आप छोड़ दीजिए। लेकिन भारत जनसंख्या नियंत्रण कानून तो ला सकता है ना, तो इसका समर्थन कर दीजिए। भाई, आप तो वैज्ञानिक सोच के आधार पर बात कर रहे हैं ना, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसको कंट्रोल किया जा सकता है, आप जानते हैं। तो इस वैज्ञानिक सोच के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन कर दीजिए। जी देखिए, अब मैं 2 बातें बोलना चाहता हूं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी से यह प्रश्न पूछ लीजिएगा, जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूं, कि अगर जनसंख्या इतनी बड़ी समस्या थी और ये कोरोना आना था और आपको मार्च में ही पता था, प्राइम मिनिस्टर को, इनके कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी वक्तव्य दिया है कि कुछ गड़बड़ होने जा रही है, तो आपने हमारे देश के रिसोर्सेज को, ऑक्सीजन और वैक्सीन को एक्सपोर्ट क्यों किया? कल मैं अस्पतालों में घूम के आया। सर, हम कोरोना के कारण क्या हालात पैदा हुए इस पर बात नहीं कर रहे हैं। प्लीज, कोरोना पर रोज बहस होती है और आप उसमें शामिल होते हैं। हम फिर से बात कर लेंगे, कल फिर आ जाना उस मुद्दे पर। नहीं, पर इनसे पूछिएगा तो कि जनसंख्या इतनी बड़ी समस्या थी तो रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट किया क्यों? और लोग आज शमशान घाट में लाइन लगी है, रात को 11 बजे तक क्रिमेशन चल रहा है, तो ये स्थिति क्यों आई देश में? इस प्रश्न का उत्तर दे दें मेरे को। अगर जनसंख्या इतनी बड़ी, शमशान घाट में इसलिए लाइन लगी है क्योंकि देश में बच्चों की भी लाइन लगी है। आपको ये समझना पड़ेगा विवेक श्रीवास्तव, शमशान घाट में इसलिए भी लाइन लगी है क्योंकि देश में बच्चों की भी लाइन लगी है। कमीशन खा के एक्सपोर्ट किया,
ऑक्सीजन को कब्रिस्तान और क्राउडेड हो चुके हैं। दीपक जी, कब्रिस्तान में पहले नीति लगाने की नीति हुई है, और शमशान दिल्ली के सारे कब्रिस्तान फुल हो गए, यूपी में कब्रिस्तान बढ़ाए जा रहे हैं, और जलाने बंगाल में कब्रिस्तान डबल किए जा रहे हैं, पूरी तरीके से कब्रिस्तान इसमें फुल हो चुके हैं। ये सिर्फ कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहे। जहां तक बताऊं, सुनो विवेक श्रीवास्तव, तुम चीन के दलाल हो, तुम चीन के दलाल हो। कहां से आ गया? मेरे देश के लोग मर रहे हैं, कुछ शर्म करो। चीन का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना है, शमशान चीन का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना है, लकड़ी और का जनसंख्या भारत और चीन की बराबर हो चुकी है। कहां से मैंने जोड़ा, कहां से मैंने जोड़ा? अरे ये तो अपने चाचा से पूछो, अपने चाचा नेहरू से पूछो जो चीन के भक्त थे कि उन्होंने चीन के साथ कानून क्यों नहीं बनाया। 1950 में चीन ने कानून बनाया तो भारत ने क्यों नहीं बनाया? ये अपने चाचा से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे? जहां तक विषय है, चाहे जितना चिल्ला लो, चाहे जितना चिल्ला लो, जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा उसकी वोटर आईडी छीनी जाएगी। जो 2 से ज्यादा बच्चा रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव आज कसम खाकर आए हैं कि वो मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। विवेक श्रीवास्तव आज कसम खाकर आए हैं कि वो मुद्दे को भटकाएंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक खतरे में पड़ता है। उनकी कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है, धर्म उनके लिए कोई अफीम नहीं है, ये राजनीति करने का उनके लिए एक जरिया है। जनसंख्या आपके लिए राजनीति करने का धर्म एक जरिया है। मैं सीधे चलता हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास, लेकिन उससे पहले बता दूं, हाजी मोहम्मद सलीह साहब जुड़ गए हैं। एक सवाल उनसे, सरकार आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, प्रेम शुक्ला विवेक श्रीवास्तव जी आप मुद्दे पर बात कहां कर रहे हैं? ना ही इफ्रा जान मुद्दे पर बात कर रही हैं। इसीलिए मैं हाजी साहब के पास चलता हूं। हाजी साहब मुझे बताइए, क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? सिर्फ हाजी साहब की आवाज। देखिए, जो समस्याएं हमारे सामने हैं उनमें यकीनन जनसंख्या भी एक समस्या है। इस पे नियंत्रण होना चाहिए। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त मौलाना अली मियाँ ने, जो नदवे के मोहतमिम और ज़िम्मेदार थे, उन्होंने भी ये कहा था कि मुसलमानों को आबादी कंट्रोल के मनफी पहलू पर भी गौर करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के पास अपने बच्चों की परवरिश के लिए माकूल इंतज़ामात करने की बात नहीं है, तो हमें ऐसी जनसंख्या बढ़ाने से क्या फ़ायदा है कि वो जाकर कूड़ा बीने और पंचर बनाएं और भीख मांगे सड़कों के ऊपर। हमें इतने बच्चे ही रखने चाहिए कि जिनको हम पढ़ा लिखा करके इस लायक बना सकें कि वो अपने समाज में तरक्की कर सकें, देश तरक्की कर सके और पूरे समाज पर बोझ ना बने। हाजी साहब बड़ी अच्छी बात बोली है। इफ्रा जान जी आपकी इस बात से सहमत नहीं करती। इफ्रा साहब, हाजी साहब इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, आप क्यों इफ्स एंड बट्स में बात कर रही हैं? दीपक चौरसिया जी, आपको देख के एक शेर याद आता है, बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच का मगर तुझ पे आई, ये जुबान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। पूरा घर जल गया, लेकिन आप नरेंद्र मोदी पे आंच आने नहीं देंगे। चलिए मैं भी आपको एक शेर सुनाता हूँ, सुनिए ना। इफ्रा जान जी, मेरा भी एक शेर सुन लीजिए, ये मैंने तब लिखा था जब मैं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। सुन लीजिए, मेरा भी एक शेर सुन लीजिए। आपने सुना दिया, कलम बिक गई। मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई हमें क्या खरीदेगा, हम तो मुफ्त हैं। कोई हमें क्या खरीदेगा, हम तो मुफ्त हैं। अब बताइए, कोई क्या खरीदने की कोशिश करेगा हमको? जी जी जी, वो पूरा देश देख रहा है। आज हमारे हाजी साहब की अच्छी बात आपको पसंद नहीं आई। हाजी साहब इतनी बड़ी बात बन गए, पर आपको कट्टरपंथियों की और मजहबी नाम पे एजेंडा चलाने वालों की वकालत करनी है। फिर आप मुझे कहीं पढ़ी लिखी और मन से फॉरवर्ड लुकिंग नहीं लगती। आपको सिर्फ बीजेपी की ही पैरवी करनी है। आप ना किसी को कुछ बोलने देंगे, ना ऑपोजिशन को बात करने देंगे। सर, मैं इस देश की पैरवी करता हूँ, बीजेपी आए जाए करेगा उसके बीच में। इफ्रा जान जी, 1995 से मैंने 7 प्रधानमंत्री देखे आते और जाते हुए। ये सत्ता है ना, हाथ का मैल है इफ्रा जान जी। मैंने बहुत नजदीकी से नरसिम्हा राव को भी देखा है, एच.डी. देवेगौड़ा को भी देखा है, इंदर कुमार गुजराल को भी देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी को और नजदीकी तौर पे देखा है, मनमोहन सिंह को देखा है, नरेंद्र मोदी को देखा है।
होने से ये सत्ता ना आती जाती है। नहीं आ जाता दीपक चौरसिया जी, उम्र होने से इंसान का किरदार नहीं आ जाता। मैं भी आपको कह रहा हूँ, उम्र होने से आदमी इंटेलेक्चुअल बन जाए, इस्लामी स्कॉलर बन जाए, पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाए, ऐसा नहीं होता। भगत सिंह जब सूली पे चढ़े थे तो 21 साल के थे दीपक चौरसिया जी। उम्र हो जाने से इंसान का किरदार नहीं आता। 23 साल के, थोड़ा ठीक कर लीजिए। नहीं बोलने 23 साल के, थोड़ा ठीक कर लीजिए जानकारी। 23 साल के थे, ठीक है ना, तो लेकिन 40 साल के नहीं थे ना, 20 साल पत्रकारिता करते हुए नहीं हो गए थे, लेकिन किरदार बुलंद था। इसीलिए उम्र का और किरदार का आपस में दूर दूर का वास्ता नहीं होता। आज आपको सवाल करना मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, थोड़ा भगत सिंह से प्रेरणा ले लीजिए, लोगों के बेड के लिए। थोड़ा भगत सिंह से प्रेरणा ले लीजिए ना, मैं यही कह रहा हूँ आपसे। आपको बहुत जरूरत है भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, इनसे प्रेरणा लेने के लिए। तो जो आपकी देश के खिलाफ सोच है ना, मजहबी सोच है ना, कट्टरपंथी सोच है ना, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स वाली सोच है ना, वो थोड़ी कम हो पाएगी। मैं सीधे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी के पास चलूंगा। कौशल कांत मिश्रा जी, मुझे बताइए कितना जरूरत है इस कानून की? नहीं थे, जो गंगा में लोग बह रहे थे, जिनकी लाशें बह रही थी, उनके दीपक जी जिस तरह से बिल्कुल हमारे देश के नागरिक थे, लेकिन किसी दीपक जी, मुझे लगता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई न कोई कानून, लॉ, कोई न कोई पॉलिसी आनी चाहिए। क्योंकि जितने छोटे क्षेत्रफल में हमारा देश है, उसमें हम ये कहें कि 1/5 ऑफ द ग्लोब की आबादी को कैटर करते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, और जितने हमारे रिसोर्सेज हैं। कनेक्ट करें, आप एक बार फिर से अपने आप को कनेक्ट करें। मैं तब तक अश्विनी उपाध्याय जी के पास चलता हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, इफ्रा जान क्यों नहीं कह पा रही, क्या मजबूरी है उनकी? फिर से रिकनेक्ट करिए डॉक्टर मिश्रा को, सीधे अश्विनी उपाध्याय के पास। अश्विनी उपाध्याय जी, इफ्रा जान की क्या मजबूरी है? हाजी साहब तो दो टूक बोल गए, लेकिन इफ्रा जान नहीं बोल रही है, क्यों? आगे राजनीति में जाना है उनको, इसलिए? नहीं दीपक जी, उसका सबसे बड़ा कारण है, सब बात बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया विदेशों से बहुत पैसा आता है, हवाला के जरिए, काला धन के जरिए। वो भारत विरोधी लेख लिखने के लिए आता है, भारत विरोधी भाषण देने के लिए आता है, टुकड़े टुकड़े गैंग करने के लिए आता है, सुप्रीम कोर्ट में कसाब की वकालत करने के लिए आता है, एजाज मेनन की वकालत करने के लिए आता है। उसमें बहुत सारे लोग, कोई न्यूयॉर्क टाइम में लेख लिखता है, कोई आपके चैनल पे बैठ के भारत विरोधी बात करती है। ये सब पैसे का खेल है, खाड़ी देशों से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आता है। अब मैं दूसरी बात, मुझे दीपक जी 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, क्योंकि देश के लोग इसको समझ लें। जरा सबका एक बार मेरा हाथ जोड़ के आग्रह, बहन जी जरा सुन लीजिए प्लीज। दीपक जी, हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है। सिर्फ अश्विनी उपाध्याय की आवाज प्लीज। हाँ दीपक जी, मैं कह रहा हूँ हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है। फराजान जी लगातार बोले जा रही हैं आप। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है, जनसंख्या हमारी चीन से ज्यादा हो चुकी है। हमारा क्षेत्रफल अमेरिका का 1/3 है, अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़, हमारी जनसंख्या 150 करोड़। हमारे पास संसाधन बिल्कुल खत्म होते जा रहे। और बड़ी सीधी सी बात है, अगर 1 किलो लड्डू लाओगे, 4 आदमी का परिवार है, 5-5 लड्डू मिलेगा। 1 किलो लड्डू लाओगे, 20 आदमी परिवार है, 1 लड्डू मिलेगा। और अगर हम 5, हमारे 45 है, तो आधा आधा लड्डू मिलेगा। लड्डू के लिए झगड़े होंगे, उसमें तलवारबाजी भी हो जाएगी लड्डू के चक्कर में। मैं ये कह रहा हूँ, देश की जो, और जहां तक जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारी बहन बेटियां, खासतौर पे मुस्लिम बहन बेटियां, बच्चा पैदा करने की मशीन बन गई है। सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मुस्लिम पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट ज्यादा है। सबसे ज्यादा कुपोषण, सबसे ज्यादा प्रदूषण उसी एरिया में है। सबसे ज्यादा संवेदनशील बूथ कौन से होते हैं? इलेक्शन में देख लीजिए, चुनाव आयोग के पास संवेदनशील बूथों की लिस्ट होती है। वहां पता करने पे जहां समुदाय विशेष ज्यादा होता है, वही बूथ संवेदनशील ज्यादा होते हैं। तो कुपोषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, गरीबी बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। ये कितना भी आप संसाधन पैदा करिए, कितनी भी हॉस्पिटल पैदा करिए, हो ही नहीं सकता। इतना डेंस पॉपुलेशन है, चोरी लूट झपट मारी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि 200 रुपए पाने वाला 10 बच्चा पैदा करेगा,
उसमें एक चोर बनेगा, एक लुटेरा बनेगा, एक झपटमार बनेगा, एक अपराधी बनेगा, चलो उसमें एक पंचर भी बना लेगा, एक मान लो कबाड़ी वाला भी काम कर लेगा, लेकिन उसमें 2-3 तो चोर लुटेरे झपटमार बनेंगे ना। इसलिए जैसा मौलाना साहब ने कहा है, बहुत जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण ठीक है, कानून। मैं हाजी साहब के पास चल रहा हूँ। हाजी साहब हाथ उठा रहे हैं। इफ्रा, आप लगातार बोल रही है लेकिन आपकी आवाज एयर पर नहीं जा रही है। जो आदमी लगातार बोल रहा है उसकी आवाज एयर पर नहीं जा रही है। हाजी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों आपके समाज के कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून तो हमारे मजहब के खिलाफ है, नहीं आना चाहिए? आप उनसे क्या कहेंगे? कट गया। मेरे ख्याल से मैं डॉक्टर मिश्रा के पास चलता हूं। डॉक्टर मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर इफ्रा ये तर्क दे रही हैं कि भाई हालात इसलिए खराब हो गए और मैं डिबेट इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं कोरोना से डाइवर्ट कर सकूं, कोरोना की बातों को डाइवर्ट करके उसका जो उसमें जो बीजेपी सरकार की बदनामी हो रही है, जो सो कॉल्ड बदनामी हो रही है इनके हिसाब से, वो मैं ढकना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के साथ साथ ये भी विचार करने की जरूरत है कि नहीं, बहुत हो गया, अब इस बारे में हमको पॉलिटिकली सेंसिटिव होकर सोचना पड़ेगा जनसंख्या के बारे में? दीपक जी, अगर कोरोना से हम इसको रिलेट करें तो अगर हमारे देश की जनसंख्या, या ये कहें पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या से ऊपर है पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर कम होती तो शायद इतने लोग कोरोना से इन्फेक्ट नहीं करते। और जो अब इस समय हम ये कहें कि विश्व में नंबर 1 पे कोरोना के केसेस में जा रहे हैं और मोर्टेलिटी में जा रहे हैं, वो इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा और उतने संसाधन हमारे पास नहीं है। ये बात सही है कि किसी भी देश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग उसके संसाधन न होने पे उसका डेवलपमेंट कंप्रोमाइज़ होता है। तो अगर हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट देखते हैं तो मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई न कोई फार्मूला सरकार को सोचना चाहिए या लोगों को सोचना चाहिए। लोग तो यहाँ सोचने से रहे तो फिर सरकार को ही सोचना चाहिए या कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सके। इसके बगैर और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अगर इसी तरह से जनसंख्या विस्फोट बढ़ता रहा भारत का, तो मुझे लगता है कि हम कितना भी डेवलप हो जाएं, रिसोर्सेज कितने भी हम तैयार कर लें, लेकिन जब तक नीडी लोग बहुत ज़्यादा होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसके साथ साथ जैसे अश्विनी जी ने भी कहा कि बहुत सारे, एक होता है PQLI, पब्लिक क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, अगर ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया काफ़ी नीचे रैंक करता है और उसका यही रीज़न है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और कुछ चीज़ें जैसे कुपोषण हुआ, जो जैसा उन्होंने पर्टिकुलर एक रिलीजन का नाम लिया, ये बात सही है, लेकिन वो रिलीजन से रिलेटेड कम है बट पॉपुलेशन से रिलेटेड ज़्यादा है। न्यूट्रिशन, कुपोषण, आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया और बहुत सारे मेडिकल चीज़ें होती हैं जो पॉपुलेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। तो अगर रिसोर्स कम पड़ेंगे और लोग ज़्यादा होंगे तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज़ होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। और कोरोना ने तो ये प्रूफ कर दिया है कि पॉपुलेशन कम होती तो शायद देश इतने खतरे में नहीं होता कि इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा ज़्यादा वैक्सीन करने के बावजूद भी हम सबसे पीछे हैं। 17 करोड़ वैक्सीन करने के बाद भी हम दुनिया में अभी केवल 3% लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं अपने देश में। 17 करोड़ में तो लोगों के 70% तक लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो कोरोना ने ये आईना दिखाया कि अगर जनसंख्या कम होती तो शायद हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में। हाजी साहब, मैं आपके पास आया था, 1 मिनट बाद फिर आता हूं, सीधे डॉक्टर अनिला सिंह के पास चलता हूं। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे देश की पॉलिसी आपको बता रहा हूं, परिवार नियोजन अगर कोई महिला करती है तो उस परिवार को मिलते हैं 2000 रुपए। अगर वो अपने घर में चाइल्ड बर्थ करती है तो सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है 6000 रुपए का। ये कैसी पॉलिसी है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसे है कि दिस इज द हाई टाइम। अब ये समय आ गया है कि हमें इसके ऊपर कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, भारत की सरकार को, और कानून लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, हम भारत की बात कर रहे हैं, जो लोग इसको धर्म की तरफ सुई घुमाना चाहते हैं वो उनकी मानसिक प्रॉब्लम है। अभी मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, पर आपकी थोड़ी सी बात सुनी, उससे मुझे लगा जो इफ्रा जहाँ बैठी हुई हैं ये कह रही हैं कि आप डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं जनसंख्या के ऊपर कानून लाने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो कोविड के हालात चल रहे हैं हमारे देश में,
उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाया जाए। अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया एंड आई एम प्रीटी श्योर अश्विनी उपाध्याय जी ने भी काफी कुछ कहा होगा इसके ऊपर, बिकॉज इन्होंने PIL दाखिल करी है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी, देखिए जबकि भारत जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके बावजूद भी मैं मैडम को ये बताना चाहूंगी आज की तारीख में अगर वैक्सीनेशन रेट देखा जाता तो ऑस्ट्रेलिया, रशिया इन सबसे बेहतर हमारा वैक्सीनेशन रेट है। और जिस तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है उसमें हमने UK, USA जैसे अनेक यूरोपियन कंट्रीज ने उनको पछाड़ दिया है। थोड़ा सा इंटरनेशनली पढ़कर आया करें, कंपैरेटिव एनालिसिस किया करें। आप युवा हैं, केवल आकर चिल्लाने से किसी डिबेट पे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि मुसलमानों का झंडा लेकर आप आगे बढ़ रही हैं। इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटना बंद करिए, देश की बात करना शुरू करिए। और जब हम देश की बात शुरू करते हैं तो इसके ऊपर, आबादी के ऊपर बिल्कुल कानून बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए कि क्योंकि अभी तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कहा जाता है, बहुत ही जल्द जो है हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री होंगे। चाइना, कल की खबर है, चाइना ने तो कंट्रोल कर लिया, अब उनका ऑन एन एवरेज फैमिली साइज जो है 2.62 पे आ गया है। नहीं, जरा शांत रहिए, मुझे पता है कि आप जैसे युवा जो है चिल्लाना जानते हैं, तथ्यों पे बात नहीं करते। यू डू नॉट टॉक ऑन फैक्ट्स, यू डू नॉट टॉक अबाउट योर कंट्री। आप अपने देश के लिए बात करते हैं, मैं देश के लिए बात करती हूँ। मैं यहाँ कहती हूँ कि जनसंख्या, अच्छा आप ये बता दीजिए, बहुत पढ़ी लिखी है ना, बहुत पढ़ी लिखी है, ये बताइए अभी तक किसी भी सरकार ने इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनाया? हम लोग जानती हैं, रिजाइन कर रहे हैं। पूछिए इनसे, पूछिए इनको, उत्तर नहीं मिला। जी, मुझे आपके ऑडियो को फिर डाउन करना पड़ेगा, ऐसा मत करिए। जहाँ ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी, क्या वहाँ बीमारियां नहीं होगी ज्यादा से ज्यादा? और खासतौर से एयरपोर्ट। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए दोनों को रोकूंगा। अनिला सिंह जी, मैं सीधे हाजी साहब के पास चलूंगा क्योंकि हाजी साहब ने हाथ उठाया था, विवेक जी के पास भी बहुत देर से नहीं किया। हाजी साहब, मुझे बताइए क्यों अल्पसंख्यक समुदाय का एक धड़ा, मुसलमानों का एक धड़ा ये कहता है कि नहीं साहब, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं होना चाहिए, ये मजहब के खिलाफ है? क्या है मजहब के खिलाफ है? न ये हिंदू राष्ट्र है, न मुस्लिम राष्ट्र है, एक जनतांत्रिक राष्ट्र है। इस राष्ट्र में सबको बराबर से तरक्की के मौके कैसे मिलें, किस तरह से समाज का स्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर हो सके, हमें इस पर बहस करनी चाहिए। हम किसी भी मनफी बहस को फ़ौरन हिंदू मुस्लिम धर्म से जोड़ करके और धार्मिक बिल्कुल सही कह रहे हैं हाजी साहब, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन आपने जितनी बात सुनी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हाजी साहब, ऐसा ही होना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, आप क्यों हिंदू मुसलमान के चश्मे से हर बात को देखने लगते हैं और आप क्यों बोलने लगते हैं कि नहीं ये तो बीजेपी की बैटिंग चल रही है? क्या जनसंख्या अगर कम होगी तो ये देश की बैटिंग नहीं होगी? क्या अगर कानून आएगा तो देश का भला नहीं होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देश का भला होगा, जनसंख्या कम होनी चाहिए, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। लेकिन इस वक्त इस सरकार की नीयत गलत है, ये कोरोना को मैनेज नहीं कर पाई, रिसोर्सेज को इसने एक्सपोर्ट किया, उसको छुपाने के लिए ये सर मैंने इसलिए ये किया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक पिटीशन आया है, इसका एक न्यूज पेज है। आप समझते हैं विवेक जी, न्यूज पेज पर आप जर्नलिस्ट बहस करता है। आप सर मुझे बोलने तो आप 1 मिनट लीजिए आप। हाँ, आप सिर्फ लेकिन मुद्दे की बात करिए ना, भटकाइए मत। मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूं सर, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। जनसंख्या देश की समस्या है, मैं मानता हूं। अगर जनसंख्या कम होगी, रिसोर्सेज होंगे, लोगों का भला होगा। यहाँ मेरे कई पैनलिस्ट ने बोला, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा 2 चीजें। नंबर 1, फिलहाल कोरोना का मिसमैनेजमेंट जनसंख्या की वजह से नहीं हुआ है, रिसोर्सेज को कमीशन लेके एक्सपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी है। इसको सरकार को अपने फेलियर को एक्नॉलेज करना चाहिए। दूसरी बात, आप बिल लाएं जनसंख्या कंट्रोल के ऊपर, ऑपोजिशन को बुलाएं, आप बैठिए, आप बताइए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आप इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। और सबसे बड़े डर की बात जो इस सरकार में है कि ऐसा बिल ये न्यूट्रल बेसिस पे अगर लाए, फिर आप कोरोना पे आ गए। मैं कह रहा हूं आज हम कोरोना नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप भटकाते हैं ना विषय को विवेक श्रीवास्तव जी। प्रॉब्लम ये है, आप 2 टूक नहीं कह सकते जनसंख्या नियंत्रण कानून आए। हाँ, आप सहमत हैं तो बोलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। लेफ्ट पार्टी पहली पार्टी होगी जो उसका सपोर्ट करेगी, बोलिए, ठोक कर बोलिए। ड्राफ्ट लाइए, हम कह रहे हैं आप अपने बिल का ड्राफ्ट लाइए। अरे पहले कानून लाने की बात करिए, तब तो ड्राफ्ट आएगा। करिए भाई, ऐसे कानून के कोई खिलाफ नहीं, लेकिन इनकी नीयत खराब रहती है। ये उस बिल का दुरुपयोग फिर से माइनॉरिटीज के हैरेसमेंट के लिए करेंगे, ये हमारा डर है। जनसंख्या कानून लाइए, स्वागत होगा,
सबको बिठाइए, सारे सारे अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, पार्टियों को बुलाइए, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये क्या करेंगे? ठीक है, जनसंख्या का मैं सीधे अपने एक दर्शक के पास चलता हूं, अनुराग दीप कौशिक। मैंने 20 सेकंड की जगह आपको 1 मिनट दिए विवेक जी, अनइंटरप्टेड 1 मिनट दिए। अनुराग कौशिक के पास चलता हूं, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अनुराग जी, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और क्यों नहीं आ रहा है? भाई साहब चौरसिया जी, मैं आपकी बहुत देर से डिबेट सुन रहा हूँ और मुझे लगता है ये जो बहन जी बोल रही हैं, इनके मुकाबले आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। देश के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है कि सरकार कुछ भी करे मगर उनको विरोध करना ही करना है अपना, और जनसंख्या कानून आना चाहिए, वरना देश में कभी भविष्य में ऐसी जो इस समय विपदा आई है देश के अंदर, वो भविष्य में आ गई तो फिर क्या होगा। आज देश की जनसंख्या इतनी बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है, अमेरिका, इटली, ये बड़े बड़े देश जो मेडिकल में नंबर 1 पे आते हैं, ये सब लोग फेल हो गए। भारत के अंदर आज ये कोरोना आया है आबादी होने के कारण, मगर देश में एक बहुत बड़ा तबका है, देश की सरकार कुछ भी अच्छा करे मगर इनको विरोध करना ही करना है। आज हम इतनी बड़ी आवाज उठा रहे हैं, ये लोग भी जिस दिन वो जनसंख्या नियंत्रण का कानून आएगा, ये सड़कों पे आके विरोध करेंगे। इनका काम ही विरोध करना है, विरोध के अलावा इनका कुछ और काम नहीं है। सरकार बिल्कुल सही कहा आपने, सड़कों पर आकर विरोध ही आजकल नया तरीका है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए वक्त इतना ही है, लेकिन ब्रेक के लिए मैं जा रहा हूं। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं इफ्रा को बताना चाहता हूं, इफ्रा, देश की बैटिंग करना बीजेपी की बैटिंग करना नहीं है। और आपने कहा था कि आपकी कलम बिक गई है, तो मैं फिर आपको वो शेर सुनाता हूं। वीपी सिंह ने लिखा था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा था, कोई हमें क्या खरीदेगा, हम तो मुफ्त हैं, तो हमको कोई नहीं खरीद सकता, आप चिंता मत करिए। ब्रेक के बाद फिर इफ्रा जान से पूछूंगा कि क्या जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए या नहीं।